सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराळे MV विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं लेक्चर नंबर 20 टॉपिक नेम श्रम साधना। इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना, लेखक श्री कृष्णदास जाजू। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। लेखक का जन्म 1882 अकासर राजस्थान में हुआ है। मृत्यु 1995 जयपुर राजस्थान। श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते थे, यानी श्री कृष्णदास जाजू को लोग सम्मानपूर्वक तपोधन भी कहते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ स्वराज्य प्राप्ति में, सुधारक, मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। उसके बाद गद्य संबंधी यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा प्रस्तापित करते हुए आर्थिक, सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। तो प्रत्यक्ष रूप में पाठ देखेंगे। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। ये जो गुलामी की प्रथा है, इस संसार यानी जगत में हजारों वर्षों तक चलती रही। लंबे अरसे में विद्वान, तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। गुलाम लोग खुद भी मानते थे, जो गुलामी करते थे वो गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ और कुछ वर्षों बाद मनुष्य का विवेक यानी जो विचार करने की उनकी बुद्धि है वह जागृत हुई। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे। क्या यह बात न्यायोचित है, न्याय के अनुसार है? यह प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही और इस प्रकार ये जो गुलामी की प्रथा है वो मिटकर रही, समाप्त हुई। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जगत भर में यानी पूरे संसार में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? यह प्रश्न खड़ा हुआ। उसे हल करने के लिए और उसे भी सुलझाने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी और कई लोगों को दुख सहन करना पड़ा है। अंत में राज प्रथा मिटकर रही और इस प्रकार इस राज प्रथा का भी अंत हुआ और राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई और इस प्रकार अंत में ये जो राज सत्ता है वह लोगों के हाथ में आई। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी।
ऐसी ही कुछ बात संपत्ति के स्वामित्व के बारे में है। संपत्ति के स्वामित्व के बारे में है। संपत्ति के स्वामित्व संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें यह इस पर विचार करना होगा कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसी है, यानी संपत्ति बनती कैसी है। आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है। तो आमतौर हम सब लोग मानते हैं कि जो रुपया, नोट, सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति के मापतोल के साधन मात्र है। संपत्ति तो वे ही चीज़ें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं है। देखिए, अन्न, पहनने के लिए जो वस्त्र और रहने के लिए मकान, यह मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं है जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। तो ये जो अन्न, वस्त्र और मकान, ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, यह चीज़ें उसे चाहिए है, और दूसरी जो अन्य चीज़ें हैं उसके बिना काम चल सकता है। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनते कैसी है। प्रश्न उठता है कि ये संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसे है। प्रश्न चिन्ह। सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य, ये जो सृष्टि है और इस सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन हैं, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीज़ें बनती है। अंत संपत्ति के मुख्य साधन दो है। देखिए, संपत्ति के मुख्य साधन दो है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। यंत्र से कुछ चीज़ें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं, और जो यंत्र है वो चलते हैं, लेकिन वो यंत्र भी मनुष्य के शरीर श्रम से ही बनते हैं, और उनको चलाने में भी, और ये जो यंत्र है उनके चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ें नहीं बन सकती। देखिए, यहाँ पर शरीर श्रम को महत्व दिया गया है और केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ें नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। देखिए, शरीर श्रम करोगे तभी संपत्ति का निर्माण हो सकता है। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है। देखिए, ये जो संपत्ति है, ये इस संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है, प्रश्न है वहाँ पर। जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं
जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम से काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर किसान का ले सकते हैं कि किसान बहुत जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन अंत में गरीबी में ही उसका जीवन उसे बिताना पड़ता है और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है, यानी व्यापारी लोग हो गए। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीज़ें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं। वर्ष भर में मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है। देखिए, एक साल तक किसान जी तोड़ अपने खेत में मेहनत करता है और अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफ़ा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। संपत्ति बनाते हैं मजदूर। देखिए, वास्तव में जो संपत्ति है वे बनाते हैं मजदूर, और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। हम देख रहे हैं संसार में कि जीवन चलाने के लिए या धन कमाने के लिए इस संसार में अनेक व्यवसाय लोग कर रहे हैं। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहें और दूसरों को बुद्धिजीवियों के। राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज्य के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि। समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है। देखिए, समाज में बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की समाज को आवश्यकता है, जरूरी है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। यानी बुद्धिजीवियों के वर्ग के पास काफ़ी धन है, संपत्ति है, तो जो श्रमजीवी लोग हैं उनके पास यानी वे निर्धन है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। अमीर और गरीबी ऐसे दो वर्ग समाज में हमें दिखाई पड़ते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 21, टॉपिक नेम श्रम साधना। इस पाठ का शेष भाग बाद में हम देखने वाले हैं।